जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शास्त्र। सो लास्ट हम जनरल साइंस डिस्कस कर रहे थे और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे विद द वेव मोशन। देखिए इसके अलावा हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं इवनिंग में और तीन स्टैटिक प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी की, और एक करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है आपके लिए, आई दृष्टि, घटना चक्र, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इतना अभी अवेलेबल है चैनल पे आपके लिए, सो आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द वेव मोशन। तो देखिए वेव क्या होता है। वेव का मतलब होता है कि भाई मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, दर जस्ट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, दर इज नो मैटर विच इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड। मतलब कि अ वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन, मतलब जहाँ उसका सोर्स है वहाँ से अनदर लोकेशन, बट उसमें किसी भी तरीके के मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। दो तरीके की वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और मैकेनिकल में भी डिस्ट्रीब्यूशंस रहते हैं, जैसे ट्रांसवर्स वेव होती है, उसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ऑलराइट, सो वो सारी चीज़ें हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ डिस्कस करने बैठे तो वो पूरा पेपर एक तरीके से एक चैप्टर डिस्कस करना पड़ेगा। और सेकेंड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो ये वो वेव्स हैं, जैसे मैकेनिकल वेव्स को एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपिगेशन के लिए, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं व्हेन देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम फॉर प्रोपिगेशन। ठीक है, सो ये हो जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैकेनिकल वेव, इनमें से मैकेनिकल वेव कौन सी है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब अगर आप नॉर्मल भी अंदाज़ा लगाएं, अपने बचपन से लेके अभी तक कभी ना कभी आपका कोई एक्सरे हुआ होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो उसमें ट्रांसफ़र करती हैं। बट साउंड में क्या है, साउंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। सो दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम एंड आर लॉन्गिट्यूडनल इन एयर एंड इन एनी फ्लूइड मीडियम। ठीक है, तो ये कैसे कैरेक्टराइज होती है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन द मीडियम, और ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं इन एयर एंड इन एनी फ्लूइड मीडियम, मैकेनिकल वेव्स, वाइल रेडियो वेव्स, एक्स रेज, लाइट वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब आपको बताना है एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो लॉन्गिट्यूड, अभी जस्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि साउंड कैसा है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक, साउंड वेव इन द एयर इज ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या पोलराइज्ड। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल। तो देखिए ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ मूविंग वेव दैट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेशंस अकरिंग परपेंडिकुलर। ठीक है, किसके परपेंडिकुलर हुआ है, टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वेव ऑसिलेशंस जो होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, जैसे आप ये देख रहे हो। ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, जिसमें कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम जो होता है सेम डायरेक्शन में होता है, इन द सेम डायरेक्शन, वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन सेम होती है, और द अपोजिट डायरेक्शन टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, तो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, ये ट्रांसवर्स ऐसे 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 क्रस्ट रफ नहीं बनाएंगे। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है या ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक, तो ये बेसिक आइडिया लग गया। बाकी आई होप आप लोगों ने अपना स्टैटिक जो पोर्शन है वो पढ़ा ही होगा। सो साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। देखिए साउंड वेव्स इन एनी एयर, इन एयर मतलब कि या फिर किसी फ्लूइड मीडियम में, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, क्योंकि इनका जो पार्टिकल होता है मीडियम का थ्रू विच साउंड इज़ ट्रांसपोर्टेड, ये पैरेलली चलती हैं। तो ये पैरेलल होंगी, और ट्रांसवर्स वेव कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक, इन द सितार विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड। तो सितार में कैसी होती हैं, स्टेशनरी और ट्रांसवर्स। व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपने सितार देखा होगा, उसमें जो स्ट्रिंग्स जो लगी होती हैं, आप जब उसको प्लग करते हो लाइक द सितार, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, लेकिन जो होल इंस्ट्रूमेंट होता है इट इज़ फोर्स टू वाइब्रेट, एंड इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो हमें सुनाई देता है। When a string under tension is set into vibration, a transverse wave travels along the wire, और वो रिफ्लेक्ट होता है कहाँ पे, जो एंड पे वहाँ वो जो स्ट्रिंग होती है फिक्स होती है वहाँ पे। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव ऐसे इस तरीके से फॉर्म होती है, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे सितार में ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं, इफ़ यू हैव सीन दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट,
तो ये किसी एंड पे फिक्स हो रही है। अब आपने यहाँ से किसी को प्लग किया, ठीक है, इधर से उंगलियों के माध्यम से, जो जब उससे बजाया जाता है सितार को, तो यहाँ पे आपने उसको वाइब्रेशन दिया, यहाँ से ही वाइब्रेशन ट्रैवल हुई ट्रांसवर्स में, और यहाँ स्टेशनरी पे आके वो, ये एक स्टेशनरी और ये ट्रांसवर्स है, तो ये दोनों यहाँ पे जब मिली तो एक साउंड प्रोड्यूस हुई, उसकी वजह से पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट में एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ और वो साउंड आपको सुनाई दिया, ठीक। लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस। लॉन्ग रेडियो वेव्स जो होती हैं वो अर्थ के कौन से सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो वो होती हैं आइनोस्फीयर से। The ionosphere is a region of the Earth's upper atmosphere from about 65 km to 400 km altitude. It is ionized by solar radiation. It has practical importance because, among other functions, it influences radio propagation to distant places on Earth. Wireless communication is reflected back to the Earth's surface by, तो ये भी सेम ionosphere से ही आता है wireless communication. Which of the following atmospheric layer is responsible for the deflection of radio waves? Radio waves को कौन deflect कर रहा है? Ionosphere कर रहा है, आयन मंडल जिसको बोलते हैं हिंदी में। वेव्स ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपेगेट बाय मीन्स ऑफ, वेव्स होती हैं जो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज की वेव्स होती हैं, नॉर्मली कौन से मीडियम से, कौन से मीन से प्रोपेगेट होती हैं, तो स्पेस वेव से। इट इज़ द ITU डेस्टिनेशन फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसीज इन द रेंज बिटवीन 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। Owing to its high frequency, an ultra high frequency UHF wave can neither travel along the trajectory of the ground nor get reflected by the ionosphere. The signals having UHF, they are propagated normally through the line of sight of communication, which is actually space wave propagation. The radio waves having high frequency are basically called as space waves. ऐसी radio waves जिनके high frequency होती है उनको आप space waves बोलते हो. Which waves cannot be transmitted through vacuum? So sound waves cannot be transmitted through vacuum, ठीक है। लाइट वैक्यूम के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है, हीट हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं, लेकिन साउंड वेव्स नहीं हो सकती हैं। दीज आर ट्रांसमिटेड बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द साउंड वेव। मोर जनरली अगर हम बात करें तो साउंड इज़ अ मैकेनिकल डिस्टर्बेंस जो कि डिपेंडेंट होती है अपॉन अ मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है, उसको एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल के लिए। इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। असर्शन है रेडियो वेव्स बैंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। रीज़न ये है कि रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो देखिए रेडियो वेव्स बैंड इन मैग्नेटिक फील्ड ये गलत है। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, सो दे आर जनरली अनअफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं? दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। कॉस्मिक रेज आर नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दे आर इमेंसली हाई एनर्जी पार्टिकल्स विच इज़ ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस एट अ स्पीड ऑफ अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। ये ओरिजिनेट होती हैं या तो सन से या फिर सोलर सिस्टम के बाहर से, कॉस्मिक रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रेज? इनमें से कॉस्मिक रेज के बारे में स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे हैव वेरी शॉर्ट वेव लेंथ, ये तो सही है। दे आर मेड ऑफ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स, ट्रू। ये सन से ओरिजिनेट होती हैं, सन से, सन के बाहर से, दोनों से हो सकती हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं ये, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कॉस्मिक रेज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम? रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन। देखिए कन्वेक्शन और कंडक्शन के लिए आपको मीडियम चाहिए होता है। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन का मतलब होता है कि एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, वेव्स के फॉर्म में या पार्टिकल्स के फॉर्म में, स्पेस से या मीडियम से, कहीं से भी ट्रांसमिट हो, बट ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्सरे, गामा रे, इनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हीट ट्रांसमिशन जो होता है वो कन्वेक्शन या कंडक्शन के माध्यम से होता है और उनको मीडियम चाहिए होता है, सॉलिड टू सॉलिड जाता है, ठीक है। कंडक्शन मतलब एक गर्म चम्मच है, उसको आप एक ठंडी चम्मच से टच करके रख दीजिए, हो जाएगा ना, हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो मीडियम चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एल्बिडो? ट्रांसमिटिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर, एमिसिव पावर या रिफ्लेक्टिंग पावर? देखिए रिफ्लेक्टिंग पावर होती है एल्बिडो। एल्बिडो मतलब कि बर्फ़ की सतह, मतलब वाइट जो शीट होती है उससे पूरी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट और रेडिएशन जो कि कोई बॉडी या सरफेस उसको रिफ्लेक्ट करता है। कॉमनली इसको एस्ट्रोनॉमी में यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए। किस किस की रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़? प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स। जो रेंज होती है एल्बिडो की अर्थ सरफेस पे वो
95% तक हो सकती है फॉर फ्रेश स्नो कवर और 3% तक हो सकती है फॉर वाटर. What is the distance between two successive crest or successive trough called? तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, एक ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, इनके बीच का एक डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेव लेंथ, डिनोटेड बाय दिस लैम्डा. So wavelength means the distance measured in the direction of a wave from any given point in the next point in same phase. As from crest to crest, distance between two successive crest or two successive trough, इसको बोलते हैं wavelength. Velocity of electromagnetic wave कितनी होती है? So velocity होती है 3 into 10 power 8. The velocity of all electromagnetic wave is the same as all travel at equal speed to the speed of light in a vacuum. So electromagnetic waves की जो velocity होती है वो 3 into 10 power 8 meter per second होती है. Which one is not an example of electromagnetic wave? So इसमें से देखिए सुपरसोनिक वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट नहीं है, जैसे हमने देखा था कॉस्मिक भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट नहीं है. एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट हैं. सुपरसोनिक वेव्स इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स जो कि ट्रैवल करती हैं एट अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड. देखते हैं सुपरसोनिक रॉकेट्स होते हैं तो इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा होती है. ऐसे इन ऑब्जेक्ट्स को सुपरसोनिक बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? इंफ्रारेड, एक्सरे, विजिबल या रेडियो? तो देखिए रेडियो वेव्स की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है आउट ऑफ ऑल दिस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें अलग अलग तरीके की वेवलेंथ होती हैं. रेडियो वेव्स, ठीक है, उससे बड़ी होगी फिर माइक्रोवेव, मतलब उसके बाद होगी माइक्रोवेव्स, देन माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज. तो ये क्लियर है कि रेडियो वेव्स जो होती हैं दे आर हैविंग द मैक्सिमम वेवलेंथ, वाइल गामा रेज जो होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं. RMIVUXG. ठीक, तो जैसे आप वेबग्योर याद करते हो तो उस तरीके से अगर आप कोई निमोनिक्स बना सकते हो तो उसको आप याद रख सकते हो. इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी. मिडिल में कौन होता है? विजिबल. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी? सो एक्स रेज के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है. ठीक है, एनर्जी में आओगे तो उल्टा हो जाएगा. रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे. ठीक, तो इसमें उल्टा हो जाएगा. वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी जो एनर्जी होगी वो उतनी कम होगी. माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रिक्वेंसी इन द रेंज ऑफ. माइक्रोवेव्स की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो किस रेंज में होती है? तो वो होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक. So it is a form of electromagnetic radiation, wavelengths ranging from about 1 meter to 1 millimeter, corresponding to the frequencies between 300 megahertz and 300 gigahertz respectively. Different sources define different frequency ranges as microwave. The above broad definition includes both UHF, EHF bands. So option C जो हो जाएगा वो appropriate answer हो जाएगा. Which of the following is used for determining the structure of crystal? क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? तो एक्सरेज का. क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है? इट इज़ द साइंस दैट एग्जामिन्स द क्रिस्टल्स. ठीक है, तो क्रिस्टल्स आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल ही रहे हैं नेचर में. सॉल्ट भी एक क्रिस्टल है, स्नोफ्लेक्स भी, जेमस्टोन्स भी, सब क्रिस्टल ही हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्म में है. क्रिस्टलोग्राफर्स यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, जिससे कि आप उनका अरेंजमेंट जो होता है एटम्स का उसको डिफाइन करते हो. और यू जनरेट द नॉलेज विच इज़ यूज बाय केमिस्ट, जिसको अलग अलग तरीके से यूज़ करके केमिस्ट, फिजिसिस्ट और दूसरे जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली उसको बनाते हैं, मतलब यूज़ करते हैं. क्रिस्टलोग्राफर्स यूज़ एक्सरे, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स, जिससे कि वो उसके सॉलिड मटेरियल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं. अ रडार विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी एयरक्राफ्ट, वो क्या यूज़ करते हैं? तो वो रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं. रेडियो रडार क्या होता है? इट इज़ एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम जो कि यूज़ करता है रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द रेंज, एंगल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. It is used to detect the location of aircraft, ship, spacecraft, motor vehicle, etc. When there is depletion of ozone in the stratosphere, wavelength of radiation striking the Earth's surface will be. तो जब डिप्लीशन होने लगेगा ओजोन का स्ट्रेटोस्फेयर में, तो जो वेवलेंथ है जो रेडिएशन उसकी वेवलेंथ क्या होगी जो अर्थ को स्ट्राइक कर रही है? तो वो होगी 10⁻⁷ मीटर. देखिए यूवी रेज जो होती हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं. यूवी ए, अल्ट्रावायलेट ए, बी और सी, हमने पहले भी डिस्कस किया था.
सो अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशंस जो होती हैं, द लॉन्ग यूवी ए रेडिएशंस, इनकी वेवलेंथ होती है 320 टू 400 नैनोमीटर, और ये स्ट्राइक करती हैं सरफेस को एज द पार्ट ऑफ रेज ऑफ द सन। यूवी बी रेडिएशन, ये मीडियम रेंज की होती हैं, इनकी रेडिएशन होती है 200, इनकी वेवलेंथ होती है 280 टू 80 टू 320 नैनोमीटर, और ये मोस्टली एब्जॉर्ब की जाती हैं एज ओजोन लेयर के द्वारा, लेकिन कुछ इनमें से अर्थ सरफेस तक पहुंच भी जाती हैं। यूवी सी रेडिएशन, इनकी वेवलेंथ होती है 100 से 280 नैनोमीटर, ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब की जाती हैं बाय ओजोन लेयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, So on depletion of ozone in the atmosphere, जो wavelength होगी of radiation striking the surface of the earth will be 100 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1.0 इंटू 10⁻⁹। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। 100 नैनोमीटर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा 10⁻², 10⁻⁹। तो जब मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो ऊपर की जो पावर्स होती हैं वो माइनस कर देती हैं, तो -7 मीटर हो जाएगा। Which of the following types of waves are used in a night vision apparatus? नाइट विजन apparatus में आप इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल करते हो विद लॉन्गर वेवलेंथ कंपेयर टू दोज ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, देखो विजिबल से लंबी होती है इंफ्रारेड, तो इनका यूज़ किया जाता है। सो it is used in night vision equipments where there is insufficient visible light to see. It is used by the soldiers to find the target, intruders and hidden bombs, thus making the application of force more discriminating. The waves used in common TV remote, वो कौन सी होती हैं, वो भी IR होती हैं। टीवी रिमोट जो होता है इट कैन बी यूज टू ऑपरेट डिवाइसेस, जैसे इसके अलावा वो टेलीविजन सेट, डीवीडी प्लेयर, मतलब जो भी होम अप्लाइंसेस होते हैं उसमें अगर आप रिमोट का इस्तेमाल कर रहे हो, दूरी से कोई चीज़ चला रहे हो, जैसे कि आजकल फैंस भी आ गए हैं, बल्ब्स भी आ गए हैं, आपको अपनी जगह से उठने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसके लिए जो रेज होती हैं वो क्या है, IR रेज। Which type of electromagnetic radiation is used in remote control of a television? So it is infrared. Again same question here. Which of the following does a TV remote control unit set to operate a TV set? So वो भी radio waves and infrared are used to transmit radio and TV signals, but some of them using radio waves also. वेव्स यूज़ फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर, टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हो। इनमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। द सिग्नल्स कैन कैरी थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स एट सेम टाइम, तो इसको एक वर्सेटाइल कम्युनिकेशन सिस्टम इसके थ्रू आप बना सकते हो। माइक्रोवेव इज़ ऑफन यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट टेलीकम्युनिकेशंस। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो माइक्रोवेव जो होता है इट इज़ एम्प्लॉयड बाय टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ बोथ टेरेस्ट्रियल रिलेज एज वेल एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं। FM ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, इनकी जो रेंज होती है फ्रिक्वेंसी की वो कितनी होती है। देखिए अगर आपने, ये सिंपल है क्वेश्चन, अगर आप FM कभी यूज़ किया है तो आप नॉर्मली भी इसको कर सकते हो। वहाँ जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी तक जो आप सुन सकते हो वो है 108 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, जब हम स्क्रॉल करते हैं तो 88 से 108 तक ही होता है। तो अगर कभी आपने FM यूज़ भी किया है तो आप उसके थ्रू ही एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। FM ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो होती हैं दे यूज़ द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी बैंड्स बिटवीन 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज़। बैंड का एलोकेशन होता है, देयर इज़ अ नंबर ऑफ बैंड एलोकेशन 87.5 टू 108, ये स्टैंडर्ड VHF FM बैंड होता है जो कि मोस्ट वाइडली यूज़ होता है अराउंड द ग्लोब। 76 टू 90 ये सिर्फ जापान में यूज़ होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी वहाँ तक जा रही है। 65.8 टू 74.0 मेगाहर्ट्ज़, ये इसको बोलते हैं OIRT बैंड, और ये ईस्टर्न यूरोप में यूज़ हुआ था। ऑल्दो फ्यू अदर कंट्रीज़ जैसे कि रशिया, यूक्रेन भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो ये होता है। अ रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट 30 मीटर बैंड, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर वर ट्रांसमिटेड बाय दिस रेडियो स्टेशन इज़। सो देखिए 10 मेगाहर्ट्ज़ होता है ये। फॉर्मूला है n इज इक्वल टू C/I। n इसमें फ्रिक्वेंसी होती है, C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट एंड I इज़ द वेवलेंथ। तो भाई 3 स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वो तो नोन फैक्ट है, 3 इंटू 10⁸, और आपकी जो वेवलेंथ है वो कितनी दी गई है, 30, तो ये हो जाएगा आपका 10 मेगाहर्ट्ज़। अ लेयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फेयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन। अ लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जिसको हम आयनोस्फेयर बोलते हैं, इट फैसिलिटेट्स द रेडियो कम्युनिकेशन। वाई? Because the presence of ozone causes the reflection of radio waves to earth. Radio waves have a very long wavelength.
ठीक है, तो वेवलेंथ तो ज़्यादा होती है, ये बात तो सही है, लेकिन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस जो होते हैं आयनोस्फीयर में वो फैसिलिटेट करते हैं रेडियो कम्युनिकेशन को। ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट जो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये दोनों ही फिट नहीं बैठेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा गया है कि जो लेयर होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसको आयनोस्फीयर बोलते हैं, इट फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन, तो उसका रीज़न पूछा है, इसकी वजह से नहीं फैसिलिटेट करते हैं। टेलीविजन व्यूअर्स यूजिंग डिश एंटीना टू रिसीव सैटेलाइट सिग्नल्स डू नॉट रिसीव सिग्नल्स ड्यूरिंग रेन बिकॉज एंटीना का साइज़ छोटा होता है, रेन ड्रॉपलेट्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं रेडियो वेव्स की, और रेन ड्रॉपलेट्स जो होती हैं दे डिस्पर्स द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, तो इसीलिए वो जो आपके प्रॉपर सिग्नल आपको नहीं मिल पाते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। रेन के टाइम पर रेडियो वेव्स जो होती हैं वो कोलाइड कर जाती हैं रेन ड्रॉप्स के साथ, पार्टली या कम्प्लीटली, और कन्वर्ट कर देती हैं इसको थर्मल एनर्जी में, और जो एनर्जी होती है रेडियो वेव्स की उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रेन ड्रॉप्स आर ऑल्सो केपेबल ऑफ डिस्टर्बिंग द बेसिक डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ द रेडियो वेव्स। इस रीजन की वजह से जो सैटेलाइट सिग्नल्स होते हैं उनको पकड़ने में डिफ़िकल्टी होती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। Radio signals becomes weak during rain, which cannot be received by small antenna. Following rays are used in diagnosis of intestinal disease. Intestinal disease के diagnosis में आप यूज़ करते हो एक्सरेज का। ठीक है, नॉर्मली होता है एक्सरे कराने जाते हैं हम लोग, तो एक्सरे का यूज़ कर रहे हो आप, ये एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि इंटेस्टाइनल डिसीज़ के डायग्नोसिस में यूज़ होता है। सीटी स्कैन किसके द्वारा होता है? इंफ्रारेड, अल्ट्रासोनिक, विजिबल या एक्सरेज, तो अगेन एक्सरेज का ही इसमें रोल प्ले होता है। सीटी स्कैन या कंप्यूटर टोनोग्राफी ये स्पेशल एक्सरे टेस्ट होते हैं जो कि क्रॉस सेक्शनल इमेजेस बॉडी के देते हैं एक्सरेज का इस्तेमाल करके। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाय विल्हेम रॉन्टजन? विल्हेम रॉन्टजन ने देखिए इन्वेंट किया था एक्सरे मशीन। तो ये एक्सरे क्या होता है? एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि डिस्कवर की गई थी विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा विद वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 0.01 टू 10 नैनोमीटर्स। और ये जो रेज होती हैं दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड इंडस्ट्रीज। ठीक, तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, हम वेव मोशंस हम देख रहे थे, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, देखिए इसमें आप वही एक बार याद कर सकते हैं कि ज़्यादातर जो कंफ्यूज होते हैं वो रेडियो से लेके गामा तक के बीच में जो वेवलेंथ होती है उनको लेकर और इनकी एनर्जी इंटेंसिटी को लेकर। तो वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक घटती है और एनर्जी यहाँ से यहाँ तक घटती है। ठीक है, एक ये याद कर लीजिएगा। तो काफ़ी क्वेश्चन तो इनसे ही हमारे सॉल्व हो ही जाते हैं। ठीक, सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ साउंड, और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड जो हम यहाँ देखेंगे, ऑडिबल साउंड वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो ये सारे देखेंगे, इनकी एप्लीकेशंस होंगी वो हम देखते हैं, एंड देन वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक, सो टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।